हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है परमाणु दैट इज़ एटम। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 16 यानी 16वां व्याख्यान। तो बच्चों बहुत दिन से आप कह रहे थे कि अरे सर ने बोर कर दिया, कब ये चैप्टर समाप्त करेंगे। तो बच्चों थ्योरेटिकल पोर्शन हमने इस चैप्टर का समाप्त कर दिया है। आज हम आंकिक प्रश्नों की बात करेंगे यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स शुरू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने बोला था बच्चों कि अपनी एनसीईआरटी की बुक, एक बॉल पेन और कॉपी लेकर के आइएगा। तो उम्मीद है कि आप लेकर के आए होंगे, नहीं लाए हैं तो ले आइए, मैं भी लेने जा रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके जल्दी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें इस चैप्टर में बच्चों जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 12.3 इससे स्टार्ट हैं, 12.3 से। ये पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें पूछा है कि पाषाण श्रेणी में विद्यमान स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुत्तम तरंगदैर्घ्य क्या है। लघुत्तम तरंगदैर्घ्य यानी सबसे छोटी, लघु माने सबसे छोटा, यानी लैम्बडा मिनिमम हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? लैम्बडा मिनिमम ज्ञात करना है, वो भी किसका? पाश्चन सीरीज का। पाश्चन, मैं पाश्चन बोल रहा हूँ बच्चों, लेकिन आपकी बुक में पाषाण लिखा है, वो उच्चारण है, चाहे आप कैसे भी बोल सकते हैं। नाम है साइंटिस्ट का, साइंटिस्ट के नाम पर इस सीरीज़ का नाम रखा गया था। तो ये हो गई पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज की जो न्यूनतम यानी लघुत्तम तरंगदैर्घ्य है उसकी गणना करनी है हमें। पूछ तो ऐसे रहा है क्या है, यानी मत निकालिए, ऐसे ही बता दो उसको, जैसे आपको याद है कि 820 नैनोमीटर या 8203 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको, आपकी बुक में सीधे सीधे आंसर तो दिए होते हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको निकालेंगे कैसे बच्चों। तो सबसे पहले आप पहुँचिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर जो आपकी कॉपी में बना हुआ है। आपने देखा कि पाश्चन श्रेणी हमें कब प्राप्त होती है बच्चों? जैसे ये है पहला ऊर्जा स्तर n बराबर 1, ओके। ये है दूसरा ऊर्जा स्तर n बराबर 2। ये है तीसरा ऊर्जा स्तर n बराबर 3। ये है चौथा ऊर्जा स्तर n बराबर 4। ये है पांचवा ऊर्जा स्तर यानी n बराबर 5। ऐसे ही चलते रहेंगे बच्चों, और लास्ट में आयनन ऊर्जा स्तर आ जाता है n बराबर इन्फिनिटी। आपको पता होगा, ये सब पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो यहाँ हम केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये n इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ओके। तो पाश्चन सीरीज हमें कब मिली थी बच्चों? कि जब इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तरों से तीसरे ऊर्जा स्तर में हुआ था। आपको ध्यान होगा, पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण होते हैं तो लाइमन सीरीज मिलती है, दूसरे में बामर, और तीसरे ऊर्जा स्तर में जब संक्रमण होते हैं जैसे चौथे से तीसरे में, ये पहला संक्रमण, पांचवें से तीसरे में। ऐसे ही मैं एक और बना देता हूँ, n बराबर 6, n बराबर 6, 6 से तीसरे में। ऐसे ही और 7वें से तीसरे में, मतलब बहुत सारे संक्रमण होंगे। तो सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य कब होगी? जब संक्रमण जिन ऊर्जा स्तरों के बीच में हुआ है उसकी ऊर्जाओं का अंतर सबसे अधिक होगा, महत्तम होगा। यानी जब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो हमें लैम्बडा मिनिमम मिलेगी। यानी ऊर्जाओं, जितनी ऊर्जा का फोटोन, आपको पता है कि कोई भी फोटोन जब उत्सर्जित होता है संक्रमण से तो उतनी ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होता है उस संक्रमण से, कि वो संक्रमण किस ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में हुआ है, उन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा का कितना अंतर है, उतनी ही ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होता है।
तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कब मिलेगी? जब इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में ऊर्जा स्तर से जब संक्रमण होगा तीसरे ऊर्जा स्तर में, तो ये पाश्चन श्रेणी की सबसे छोटी रेखा होगी बच्चों। क्या होगी? सबसे छोटी रेखा। ये कौन सी सीरीज है? पाश्चन। पाश्चन श्रेणी की ये सबसे छोटी रेखा है बच्चों, वो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होगी ये। तो इसको कैलकुलेट करना है। हमने बच्चों हाइड्रोजन परमाणु की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए एक एक्सप्रेशन बताया था कि 1/λ इक्वल्स टू r ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब n1 क्या होता है? जिस ऊर्जा स्तर तक इलेक्ट्रॉन आया है, कहाँ तक आया है? तीसरे तक, यानी n1 हो गया 3। और कहाँ से आया? इस संक्रमण की बात कर रहे हैं, यानी लैम्ब्डा इसी की निकालनी है बच्चों। जो सीरीज लिमिट है, श्रेणी सीमा है, वही लघुत्तम तरंग दैर्ध्य श्रेणी सीमा होती है। कहाँ से आया? अनंत से, यानी n2 कितना हो गया? इनफाइनाइट, अनंत। n2 हो गया अनंत। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं तो 1/λ इक्वल्स टू r 1/n1 की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। ये तो जीरो हो गया, 1/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो जीरो हो गया बच्चों। तो 1/λ इक्वल्स टू r केवल कितना रह गया? 1/9। अब लैम्ब्डा ज्ञात करना है, व्युत्क्रम कर देते हैं तो लैम्ब्डा बराबर हो गया 9 × 1/r। वैसे थ्योरी में बच्चों मैंने एक बात बताई थी कि 1/r की वैल्यू आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। आपको पता है, मैंने बताया था कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट है r, उसकी वैल्यू होती है 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये होती है बच्चों। ठीक है। अब 1/r किसी भी श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे तो इसी तरीके से यहाँ 1/r आया करेगा बच्चों। तो 1/r को बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ 1/r की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कोई परेशानी न हो। तो 1/r इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों? 1/1.097 × 10⁻⁷। तो 1 में इतने का डिवाइड कर लेता हूँ, जितना भी आएगा, इनटू पावर ऊपर जाएगी वो -7 और ये हो जाएगा मीटर, क्योंकि मीटर इनवर्स था। 1/r मीटर हो गया। मात्रक उल्टा हो जाएगा क्योंकि हम जो कांस्टेंट है रेडबर्ग कांस्टेंट उसको उल्टा कर रहे हैं बच्चों। तो चलिए मैं जल्दी से डिवाइड करता हूँ इसको। 1 डिवाइडेड बाई 1.097 इक्वल्स टू आ गया बच्चों 0.9115। 0.9115 आ गया। ओके। अब मैं डेसिमल को यहाँ 3 अंक धर ले जाता हूँ जिससे कि यहाँ 10⁻⁻10 हो जाए बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा? तो 1/r की वैल्यू कितनी आ गई? 911.5 × 10⁻⁻10 मीटर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/r इक्वल्स टू 911.5 × 10 सॉरी बच्चों एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 10⁻⁻10 मीटर कितना होता है बच्चों? 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 1/r की आप ये वैल्यू यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट सीधे सीधे गुणा कर दो। जो भी यहाँ फ्रैक्शन आए या इंटीजर आए, जो कुछ आए यहाँ पर, उसमें सीधे सीधे यहाँ पर 1/r की ये वैल्यू रख दो। तो आपको एग्ज़ाम में बहुत समय की बचत होगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या राउंड ऑफ करना चाहें तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इतना भी लिख सकते हैं, 9 से 912 राउंड ऑफ कर दिया है इसको। 58 आता है बच्चों, यहाँ 8 और आता है 8, तो राउंड ऑफ करोगे तो 912 लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। आपको ये संख्या आसानी से याद रहेगी। तो आपको ये वैल्यू यूज़ करनी है बच्चों, ये वाली। ठीक है।
ये वैल्यू आपको यूज़ करनी है 1/r की। पहले ऐसे सॉल्व कर लिया करें, किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी हो तो डायरेक्ट इतना यूज़ कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 9 इंटू 1/r ये वैल्यू रख लेता हूँ अभी 911.5 एंगस्ट्रॉम। तो ये आएगा 9 पंजे 45 के 5 हासिल के 4 9 एकम 9 और 4 13 हासिल का 1 9 एकम 9 और 1 10 और 9 में 81 और 1 82 8000 और 1 अंक बाद दशमलव 8203.5 एंगस्ट्रॉम ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी बुक में मैं देखता हूँ कितना आ रहा है, आंसर भी आपको मैं साथ के साथ चेक कराता चलता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि सर आपने इतना निकाला ऐसा क्यों। तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ रहा है 820 नैनोमीटर। कितना आ रहा है? तो उन्होंने नैनोमीटर में कन्वर्ट किया है, नैनोमीटर में निकाला है, इसको मैं नैनोमीटर में भी निकाल सकता था। तो बच्चों होता क्या है कि एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर, एक नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁻9 मीटर। तो नैनोमीटर बड़ा हो गया, 10 गुना बड़ा हो गया बच्चों। यहाँ -9 की घात है, यहाँ -10 की घात है, यानी 10 की घात 1 का अंतर है। तो ये बड़ा मात्रक हुआ। तो 1 नैनोमीटर में कितने हुए बच्चों? 10 एंगस्ट्रॉम हो गए। कितने हो गए? 10 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को हमें कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में तो 10 से डिवाइड करना होगा, बराबर 8203.5/10 नैनोमीटर में कन्वर्ट हो गया, बराबर। ये बात भी आपकी अलग की है, बादल बना लिया करो बच्चों, बादल अच्छे लगते हैं ना देखने में। तो 0.1 अंक इधर खिसक जाएगा तो कितना हो जाएगा? 820.35 नैनोमीटर। इसको हम छोड़ सकते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक से आंसर मैच कराने के लिए हमने इसको 820 लिख दिया। लिख भी सकते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो 821 नहीं होगा, 3 को हटाओगे तो 5 से छोटी संख्या है बच्चों। तो इस तरीके से हमने पाश्चन श्रेणी की जो लघुत्तम तरंग दैर्ध्य थी वो कैलकुलेट कर ली, वो आई 820 नैनोमीटर। इसी तरीके से अब आपकी एनसीईआरटी बुक में बच्चों इस टाइप का एक ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आप किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं, कोई सी रेखा, जैसे बामर सीरीज़ की एच अल्फा रेखा की तरंग दैर्ध्य पूछ ले तो बामर श्रेणी बच्चों कब, बामर श्रेणी कौन सी होती है? जब संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तरों से दूसरे ऊर्जा स्तर में होते हैं। आपको ध्यान है, जैसे तीसरे से दूसरे में हो, या चौथे से दूसरे में हो, या 5वें से दूसरे में हो, या 6ठे से दूसरे में हो, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, या 7वें से दूसरे में हो। तो ये जो सबसे पहली रेखा है इसको एच एल्फा कहते हैं, इसको एच बीटा कहते हैं, इसको एच गामा कहते हैं, इसको एच डेल्टा कहते हैं। इसी तरीके से चलते चले जाते हैं और सीरीज लिमिट अनंत से होगी, अनंत से यहाँ संक्रमण होगा। तो अब मैं एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। अब मैं ये दिखा रहा हूँ कि इसी तरीके से हम किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो एच अल्फा रेखा जो है उसके लिए संक्रमण 3 से 2 में हुआ है, उसको अब हमें कैलकुलेट करके आपको दिखाना है। और ये सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य होगी, क्योंकि पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी, और जो अनंत से ट्रांजिशन होता है बच्चों, जो संक्रमण होता है अनंत से, वहाँ ऊर्जा अंतर बहुत ज़्यादा होने से तरंग दैर्ध्य लघुत्तम या न्यूनतम होती है। तो चलिए जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलेंगे। एच अल्फा रेखा की हमें वेवलेंथ ज्ञात करनी है बच्चों। टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब एक अलग से क्वेश्चन हम बना लेते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एच अल्फा रेखा, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये बामर सीरीज़ की रेखा है।
एच अल्फा रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो देखें बच्चों, एच अल्फा रेखा के लिए संक्रमण कहाँ से कहाँ हुआ है? 3 to 2, 3 to 2 हुआ है। तो N1 हो गया 2 और N2 हो गया 3। और वेवलेंथ निकालने का एक्सप्रेशन अभी बताया था, 1/λ बराबर R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो 1/λ इक्वल्स टू R 1/N1 स्क्वायर कितना हो गया? N1 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट लिखते हैं, माइनस 1/N2 3, 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट लिख लिया बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 9 में 4 के 5, 5/36, 5/36 R आ गया 1/λ। इसका व्युत्क्रम कर दो तो लैम्बडा बराबर आ गया 36/5 इंटू 1/R। अब 1/R की वैल्यू बच्चों ये लगा दो। ये भूल जाओ तो 9 से 12 याद रखना, 9 से 12, क्योंकि आपको ऐसे याद रहेगी कि जो सिनेमा देखने जाते हैं थिएटर में तो शो का टाइम होता है, एक होता है जैसे कि 6 से 9 वाला शो देखने जा रहे हैं, कि 9 से 12 वाला शो देखने जा रहे हैं, 9 से 12। एक गाने में भी आया है ये 9 से 12, ठीक है। अब मैं गाना वाना नहीं सुनाऊंगा। 36/5 गुणा 1/R की वैल्यू में रखता हूँ 911.5। अब जल्दी से मैं इसका आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। तो बच्चों कितना करना है? 36 मल्टीप्लाई बाई 911.5 इक्वल्स टू जो भी आया डिवाइडेड बाई, सॉरी बच्चों, डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू ये आ रहा है 6562.8, 6562.8। क्या आएगा बच्चों? एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये वैल्यू जो हमने रखी है वो एंगस्ट्रॉम में है। इसको राउंड ऑफ करें बच्चों तो 6563 एंगस्ट्रॉम होगी, 6563। अगर मैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 का भाग कर देंगे, 656.3 एंगस्ट्रॉम, ये हो गई। और देखें ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में बच्चों चारों रेखाओं की वेवलेंथ दे रखी हैं। मैं बताता हूं कौन से पेज पर हैं, पहले मैं देख लूं बच्चों तब आप देखना। जहां हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की गई है वहां इन चारों रेखाओं की वेवलेंथ दिखाई गई हैं। पेज नंबर है, एक सेकंड बच्चों ज़रा थोड़ा सा पेशेंस रखिए जी। पेज नंबर है बच्चों 423, 423। उसमें ये हेडिंग पड़ा हुआ है स्पेक्ट्रमी श्रेणी। इसमें देखो बच्चों एच अल्फा रेखा की तरंगदैर्घ्य 364.6 दिखाई, वो एच अनंत की है, एच अल्फा की है 656.3, हमारी भी 656.3 आ गई, ठीक है। अनंत की निकालोगे तो 364, मतलब आखिरी वाले की सीरीज लिमिट की भी अब निकाल सकते हो, वहीं 1/4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसी तरीके से अब मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, आप इस तरीके से किसी भी रेखा की वेवलेंथ ज्ञात कर सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर बच्चों। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12.4 पर। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर, यानी ऊर्जा का अंतर दिया है बच्चों, डेल्टा ई बराबर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई छोटा बनता है बच्चों और वी बड़ा बनता है। ऊर्जा अंतर किसी परमाणु में 2 ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देता है, यानी जैसे ये 2 ऊर्जा स्तर मैंने बनाए बच्चों, जैसे एक ऊर्जा स्तर ये बना दिया, मान लो ये है N2, कोई भी हो सकता है, और ये है N1,
इन ऊर्जा स्तरों की अपनी अपनी निश्चित ऊर्जाएं होंगी, उनमें जो अंतर है वो है बच्चों डेल्टा ई। इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं में अंतर कितना है? डेल्टा ई। दैट इज डेल्टा ई जो है बच्चों वो क्या है? ऊपर वाले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज़्यादा होगी, ऊपर वाले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस नीचे वाले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का अंतर है बच्चों डेल्टा ई। और वो कितना है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे कहा जा रहा है कि उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न स्तर में संक्रमण करता है। यानी N2 में ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन ने संक्रमण किया और वो कहाँ आ गया? N1 ऊर्जा स्तर में। तो बच्चों यहाँ से जो फोटोन उत्सर्जित होगा उसकी ऊर्जा होगी h न्यू, और वो ऊर्जा इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतर डेल्टा ई के बराबर होगी। दैट इज h न्यू इक्वल्स टू होगा बच्चों डेल्टा ई। h न्यू इक्वल्स टू कितना होगा? डेल्टा ई। ये आपने बोहर्स पोस्टुलेट्स में पढ़ा था। जब हमने परमाणु का बोहर मॉडल पढ़ाया था बच्चों, तब हमने इस पोस्टुलेट की व्याख्या की थी, समझाया भी था, कोई नई बात नहीं बता रहे। तो न्यू कितना हो गया बच्चों? न्यू इक्वल्स टू हो गया डेल्टा ई अपॉन एच। ओके, तो डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बच्चों, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों तो किसी भी राशि की बात करें, हम कोशिश ये करते हैं, कोशिश क्या करते ही हैं कि एसआई यूनिट्स में उन वैल्यूज़ को रखते हैं, उन राशियों की। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो जूल है बच्चों। और जूल में कैसे बदलते हैं आपको पता होगा, ध्यान है। इसको जूल में कन्वर्ट करें तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 से, तब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट हो जाता है जूल में। तो ये वैल्यू पुट करेंगे बच्चों डेल्टा ई की 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होगी 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। आपको ध्यान होगी कितनी होती है? जूल सेकंड। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कई बार आ चुकी है बच्चों, अब आपको याद हो गई होगी। तो इसको हम कितना लिखेंगे? 2.3 इंटू 1.6। आंसर किस में आ जाएगा? हर्ट्ज़ में। 2.3 इंटू 1.6 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻34 ऊपर जाएंगे, प्लस के होंगे, और 34 में से 19 घटाओगे 15 बचेंगे, 15 हर्ट्ज़। अब मैं इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करता हूँ बच्चों। वैल्यू बोलेंगे जरा आप? अरे आप कहाँ बोलेंगे बच्चों? कितनी है? 2.3 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 6.6 इक्वल्स टू आ गया 0.55758। 0.55758 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज़, ये आया बच्चों। अब हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे तो दशमलव एक शून्य अंक के बाद होना चाहिए बच्चों। तो दशमलव को हम इधर खिसका रहे हैं। किधर खिसका रहे हैं? इधर। जब दशमलव को इधर खिसकाते हैं तो यहाँ से एक पावर माइनस कर देते हैं। इधर खिसका रहे हैं, ऐसे लाइन, ऐसे माइनस, ठीक है। तो कितना हो गया? 5.57, इतना ही छोड़ दो। 5.57 इंटू 10⁻14 रह गया हर्ट्ज़। इसको और राउंड ऑफ कर लें, जिससे कि आपकी एनसीईआरटी बुक से आंसर आप मैच कर लो। 7 हटाओगे तो यहाँ 6 हो जाएंगे। 5.6 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज़ हो गया बच्चों। ये फ्रीक्वेंसी आ गई उस संक्रमण से जो कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित हुआ था। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.4, 5.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़, बिल्कुल सही। अब चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 अभी स्पेस बाकी है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 12.5 मैं इसे हटाऊंगा बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12.5 पर। इसमें ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा, यानी जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर है वो कौन सा होता है बच्चों? पहला ऊर्जा स्तर, यानी n बराबर 1। यानी जो E1 है, इसको मैं E1 कह दूं या E कह लेता हूं, वो जो एनर्जी है वो कितनी दे रखी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस चलो मैं ये तो समझा दी मैंने कि ये पहले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है और इसको मैंने लिख लिया ई से। तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं कितनी होंगी? यानी टोटल एनर्जी दे रखी है बच्चों जो ऑर्बिट में है उस ऊर्जा स्तर की है। अब उस ऊर्जा स्तर में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो बच्चों आपको ध्यान होगा कि जब हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, बनाया था, तब आपको बताया था कि किसी भी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो उसमें हमने ये बताया था कि टोटल एनर्जी जो होती है बच्चों E बराबर कितनी बताई थी आपको? ध्यान होगा, -1/2 निकाली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r इतनी निकाली थी, आपको ध्यान होगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाली थी? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r ये निकाली थी बच्चों। तो इन एक्सप्रेशंस से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो जस्ट टोटल एनर्जी के बराबर है। इस ई के वैल्यू सेम है, देखिए जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ प्लस है या माइनस है, इतना ही अंतर है। दैट इज, अब हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है तो गतिज ऊर्जा के बराबर कितनी है बच्चों? ई के बराबर, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है ना। तो कितनी हो गई? आंसर कितना हो गया? माइनस, और ई कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी आ गई गतिज ऊर्जा? माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ये आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने के लिए न्यूमेरिकल दिया है बच्चों। अब यहाँ देखें, स्थितिज ऊर्जा जो है वो इसकी डबल है, क्योंकि यहाँ हाफ है, यहाँ हाफ नहीं है। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम, लेकिन यहाँ हाफ और लग गया। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई बच्चों? यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। स्थितिज ऊर्जा U बराबर, देखो यहाँ न तो कोई कैलकुलेशन करनी है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, उनके बीच आपस में रिलेशन क्या होता है। उस रिलेशन को अगर आप जानते हैं तो इस न्यूमेरिकल को आप बिना किसी कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई बच्चों? U कितनी होगी? टोटल एनर्जी की डबल, क्योंकि ये हाफ है, यानी ट्वाइस ऑफ E, क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो इक्वल्स टू 2 × -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2 × 12 और 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, कहीं मिस्टेक हुई, हाँ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव थी ना, तो ये नेगेटिव इसका मल्टीप्लाई करने से रह गया। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी से डबल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, इसलिए जब दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाती है, लेकिन वो पॉजिटिव में आती है। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ गई? तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12.6 पर। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
12.6 पर इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि निम्नतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटोन को अवशोषित करता है जो इसे n बराबर 4 स्तर तक उत्तेजित कर देता है। जैसे आप यहाँ समझें कि ये निम्नतम ऊर्जा स्तर है, यानी n बराबर 1। परमाणु अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में ही रहता है। इसका अर्थ क्या है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली ऑर्बिट में होता है, मूल ऊर्जा स्तर में होता है। जब इसको बाहर से एनर्जी मिलती है तब ये ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। तो इसको इतनी एनर्जी मिल गई कि ये कहाँ पहुँच गया बच्चों, n बराबर 4वें ऊर्जा स्तर में। यहाँ से एनर्जी अवशोषित की और कहाँ पहुँच गया, 4थे ऊर्जा स्तर में। यहाँ पर फोटोन उत्सर्जित नहीं हुआ है, फोटोन का अवशोषण हुआ है। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों, ठीक है ना। जो हमने एक्सप्रेशन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए ज्ञात किया था वही यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता तो न्यू आवृत्ति का फोटोन उत्सर्जित करता, यहाँ से यहाँ जाना है तो उसको न्यू आवृत्ति के फोटोन को अवशोषित करना है। अंतर केवल इतना ही है, अवशोषण और उत्सर्जन का वैल्यू उतनी ही आएगी लैम्बडा की। तो 1/λ एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, 1/λ बराबर R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ n1 है बच्चों 1, जो निम्नतम ऊर्जा स्तर होता है, मतलब जो कम कोटि का ऊर्जा स्तर है उसे n1 मानते हैं और n2 उससे ऊपर वाले को मानते हैं। तो n2 हो गया 4। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, जल्दी से देखिए। 1/λ इक्वल्स टू R 1/n1 स्क्वायर, n1 की वैल्यू 1 यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहा, 1 माइनस 1/n2 की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 हो गया। इससे घटाओगे 15/16 बचेंगे, 15/16 R बचे बच्चों, ठीक है। व्युत्क्रम करोगे तो लैम्बडा बराबर आ गया 16/15 गुणा R। और देखिए बार बार ये वैल्यू काम आ रही है, इंटू 1/R, सॉरी बच्चों, इंटू कितना, व्युत्क्रम करोगे ना 1/R। और 1/R की वैल्यू बच्चों मैंने यहाँ कैलकुलेट करके दिखाई थी, कितनी बताई थी, 16/15 तो ये हो गया। और 1/R की वैल्यू बताई थी मैंने 911.5। इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो लैम्बडा बराबर आ जाता है बच्चों, जल्दी से मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो आपका आंसर आएगा कितना है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 911.5 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आपका आंसर आ गया 972 एंगस्ट्रॉम आ गया बच्चों, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक से मिलान कर लें। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 12.6। इन्होंने बच्चों मीटर में दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर 972 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। एक अंक बाद दशमलव लगाना है तो इसमें से क्या करेंगे कि दशमलव अभी यहाँ है, दशमलव इधर खिसका रहे हैं तो यहाँ जोड़ेंगे बच्चों। 2 अंक खिसका रहे हैं इधर को 9.72, तो यहाँ हमें 2 डिजिट जोड़नी होंगी, तो -10 और प्लस के 2 हो गए -8 मीटर। और आपकी बुक में इसको 2 को भी छोड़ दिया है, इतना लिख दिया है, चाहे इतना छोड़ दो आप, चाहे 9.7 × 10⁻⁻8 मीटर। तो ये आ गई बच्चों तरंग दैर्ध्य। अब आगे पूछा है इसकी आवृत्ति भी निकालनी है, तो अब आवृत्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको एक रिलेशन पता है वेवलेंथ और आवृत्ति में, न्यू = c/λ। c स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ बटे लैम्बडा कितना लगाओगे, 9.7 × 10⁻⁻8, और ये हर्ट्ज में आएगी बच्चों। इसका भाग कर लेंगे अभी, 3/9.7 गुणा 10⁻, ये 8 और ये -8 जा कर के भी ऊपर प्लस की हो गई तो 16 हो गई हर्ट्ज। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, जब डिवाइड करेंगे 3 में 9.7 का, तो 3 से कुछ कम आएगा ना बच्चों, थोड़ा सा
तो 3 डिवाइडेड बाई 9.7 इक्वल्स टू आ गया 0.30928, 0.3 इतना ही छोड़ देते हैं, इंटू 10⁻16। एक 10 इसमें से यहाँ ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 3 गुणा 10⁻15 हर्ट्ज। इतना आंसर आ गया। मैच कर लें, मैच कर लेते हैं बच्चों इसको जल्दी से। 12.6 है ना, इन्होंने 3.1 निकाला है बच्चों। इसकी वजह ये है कि इन्होंने आगे की भी डिजिट लिख दी है, मैंने इतना ही छोड़ दिया, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। अभी मैंने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 0.30928। ऐसे भी आंसर ही मिलाना है तो न्यू बराबर इसका जब इसमें भाग किया तो 0.30928 ये आया था गुणा 10⁻16 हर्ट्ज। तो इसको 3.09 लिखोगे, ये छोड़ दिए, गुणा 10⁻⁻ रह जाएंगी 15 हर्ट्ज। 9 को भी राउंड ऑफ करिए तो 9 हटाओगे तो यहाँ एक डिजिट बढ़ेगी, तो 3.1 गुणा 10⁻15 हर्ट्ज। क्यों कुछ शैतान बच्चे होते हैं, वो कहते हैं सर नहीं हमें तो आंसर मिला ही है बिल्कुल, ठीक है ना, उनके लिए कर रहा हूँ। वैसे आप एग्ज़ाम में इतना भी छोड़ सकते हैं, 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12.6। तो आज बच्चों 4 न्यूमेरिकल कर लिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि वीडियो फिर लेंदी हो रहा है। 4 और बच्चे हैं, उनको अगले लेक्चर में कर लेंगे, यानी लेक्चर नंबर 17 के साथ ही इस चैप्टर का पूर्ण रूप से समापन हो जाएगा। फिर चलेगा बच्चों अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर मिलते हैं कल बाकी के बचे हुए शेष न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।